तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे राजस्थान अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, जिसमें हमने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी कक्षा 9 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से जितने MCQ क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे मैं बना के लाया हूँ। शायद ही इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाए, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक साथ रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम नया से नया कंटेंट लाके आपके सामने उपस्थित करें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 1 का नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास और उसकी जो सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है? पहला है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। तीसरा है दौसा, भरतपुर, बूंदी, करौली। तीसरा है सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको ABCD याद रखनी है। क्या याद रखना है? ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है मीराबाई। दूसरा ऑप्शन है राजकुमारी चारुमती। तीसरा ऑप्शन है राजकुमारी कृष्ण कुमारी। चौथा ऑप्शन है राजकुमारी अहिल्या बाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजकुमारी कृष्ण कुमारी। भीम सिंह की पुत्री कौन थी? राजकुमारी कृष्ण कुमारी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है? पहला ऑप्शन है चौहान। दूसरा है कछवाहा। तीसरा है गुहिल। चौथा है प्रतिहार। तो दोस्तों ये 3 तो आपके हो नहीं सकते। होगा कौन सा? गुहिल, क्योंकि मेवाड़ में कौन सा राजवंश रहा था? गुहिल और सिसोदिया। तो किसका शासन सर्वाधिक रहा? गुहिल का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा? गुहिल। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को बनाने में, इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपका मन करे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है? अगर मन नहीं करे तो मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांगलदर्श बादशाह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्ण सिंह। दूसरा है मान सिंह। तीसरा है जगन्नाथ कछवाहा। चौथा है टोडरमल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्ण सिंह। किसे कहा जाता है? कर्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? दोस्तों लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन आया था, 28 जून को जो एग्ज़ाम थी। पहला ऑप्शन है आहड़। दूसरा है कालीबंगा। तीसरा है बेराड़। चौथा है रंगमहल। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है आपकी वो हनुमानगढ़ जिले में है, और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? पहला ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह। दूसरा है सवाई जय सिंह। तीसरा है महाराणा जगत सिंह। चौथा है राव भीखा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आप करके मत आना, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाई जय सिंह ने हुडा सम्मेलन बुलाया जरूर था, लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाराणा जगत सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, वैसे ये तारीख अगर आप याद रखना चाहो तो 17 जुलाई 1734 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान की पराजय। दूसरा है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। तीसरा है पृथ्वीराज चौहान की विजय। चौथा है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध से भाग
जाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान की विजय। मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता कौन रहा था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8, डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह, दूसरा है सवाई जय सिंह, तीसरा है महाराणा जगत सिंह, चौथा है बदन सिंह। तो दोस्तों डीग के जो जल महल है वो है कहाँ पे? आपके भरतपुर में, और भरतपुर के शासक बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? मतलब इसका निर्माता कौन है? पहला ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह, दूसरा है सवाई जय सिंह, तीसरा है महाराणा जगत सिंह, चौथा है राणा कुंभा। तो ऑप्शन नंबर 4 राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद यानी बेटा की उपाधि दी और साथ ही साथ 7,000 मनसबदारी भी प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है ईश्वर सिंह, दूसरा है मिर्जा राजा जय सिंह, तीसरा है भगवंत दास, चौथा है मान सिंह। तो दोस्तों फर्जंद की उपाधि किसे दी थी? मान सिंह को। और 7,000 मनसबदारी भी किसे दी थी? मान सिंह को। दोस्तों मान सिंह के अलावा एक और है जिसे 7,000 मनसबदारी दी थी, कोका अजीज को। मान सिंह और कोका अजीज को कितनी मनसबदारी दी थी? 7,000। कितनी मनसबदारी दी थी? 7,000। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया। पहला ऑप्शन है हल्दी घाटी, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है चौथा है खानवा। तो दोस्तों 18 जून 1576 को आपको जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों अगर इसमें 18 जून के साथ साथ अगर 21 जून भी आ जाए तो वो भी आपका सही होगा। तो कभी तो 18 जून आ जाता है इसका, कभी 21 जून, तो दोनों आपके आंसर सही होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? पहला ऑप्शन है राणा कुंभा, दूसरा है जयानक, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है चंद्रवरदाई। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पृथ्वीराज विजय, जय यानी जयानक, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक। अगर पृथ्वीराज रासो पूछते ही आप क्या करके आ जाओगे? चंद्रवरदाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा है गोसुंडी, तीसरा है हस्तिकुंडी, चौथा है कीर्ति स्तंभ। तो दोस्तों वैष्णव धर्म के जो अपने प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो गोसुंडी अभिलेख से मिले हैं। किससे मिले हैं? गोसुंडी अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से है? दोस्तों अभी मैंने इसका आंसर बताया था आपको, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा? पहला ऑप्शन है ख्वाजा साहब, दूसरा है शेख बख्तियार, तीसरा है निजामुद्दीन औलिया, चौथा है हमीदुद्दीन नागौरी। तो दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागौर का पूछा है और हमीदुद्दीन नागौरी के भी पीछे भी क्या आ रहा है? नागौर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है कीर्तिपाल, दूसरा है अजयराज, तीसरा है वीरमदेव, चौथा है कान्नड़देव। तो दोस्तों संस्थापक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल। अगर सबसे प्रतापी शासक पूछे तो प्रतापी शासक कौन हो जाओ? कान्नड़देव। कान्नड़देव क्या था दोस्तों? प्रतापी शासक। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ का यूलिसेस कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 5 बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है राव चंद्रसेन, दूसरा है राव सुल्तान, तीसरा है दुर्गादास, चौथा है राव जोधा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर दुर्गादास। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? प्राचीनतम वेद से, और प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? पहला ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह, दूसरा है देपाक, तीसरा है मंडन, चौथा है राणा कुंभा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका देपाक। शिल्पी कौन था? देपाक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1829 में, दूसरा है 1839 में, तीसरा है 1837 में, और चौथा है 1824 में। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 में। दोस्तों इस बुक के अलावा कर्नल जेम्स टोड की एक बुक और थी, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। दोनों आप याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में आया हुआ है, इजी भी है। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। यह शब्द किसने दिया? पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, दूसरा है कर्नल जेम्स टोड, तीसरा ऑप्शन है B.A. स्मिथ, चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, कर्नल जेम्स टोड ने किया नहीं। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? पहला ऑप्शन है भीनमाल, दूसरा है रणकपुर, तीसरा है ऋषभदेव, चौथा है ओसिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भीनमाल। शिशुपाल वध की रचना कहाँ पे की थी दोस्तों? भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पड़ता है? अपने जालोर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और है कि माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल वध। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। वागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर व बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर व प्रतापगढ़, तीसरा है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, चौथा है डूंगरपुर व भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा। याद कैसे रखना है देखो दोस्तों, डूबा, डू से डूंगरपुर और बां से बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहे गलाने की भट्टियाँ निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? पहली है रेड सभ्यता टोंक, दूसरा है सुनारी सभ्यता झुंझुनू, तीसरा है नौह सभ्यता भरतपुर, चौथा है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना सुनारी सभ्यता झुंझुनू। भट्टियाँ कहाँ पे मिली है दोस्तों? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। चीनी यात्री हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है भीनमाल, दूसरा है रणकपुर, तीसरा है ऋषभदेव, चौथा है ओसिया। तो दोस्तों हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालोर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? पहला ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता सिक्कर, दूसरा है सुनारी झुंझुनू, तीसरा है अहड़ उदयपुर, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। दोस्तों अगर ताम्र सभ्यताओं की जननी पूछ रहा है तो अपना
आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता सीकर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? जो बोहरा संप्रदाय है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है भीनमाल, दूसरा है रणकपुर, तीसरा है गलियाकोट, चौथा है ओसिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गलियाकोट। और गलियाकोट पड़ता कहाँ है? डूंगरपुर में। तो दोस्तों याद रखना, बोहरा समाज का उर्स भी कहाँ पड़ता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। और गोबर के कांटों की होली भी कहाँ कहलाई जाती है दोस्तों? गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जयमल फत्ता, दूसरा ऑप्शन है राव चंद्रसेन, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ कछवाहा, चौथा ऑप्शन है राय सिंह। तो दोस्तों राजपूताने का कर्ण पूछा है, तो राजपूताने का कर्ण कौन हो जाएगा दोस्तों? राय सिंह। कौन हो जाएगा? राय सिंह। दोस्तों मैंने कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 3 में एक गलती आपको बता दी थी कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कलयुग का कर्ण का सही आंसर हो जाएगा आपका लूणकरण। किसे कहा जाता है दोस्तों? लूणकरण को कहा जाता है। मैंने वहाँ गलती से राव चंद्रसेन बता दिया था जो गलत था, मैंने कमेंट सेशन में उसे सुधार दिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना राजपूताने का कर्ण तो कौन है? राय सिंह। और कलयुग का कर्ण कौन है? लूणकरण सिंह। ठीक है दोस्तों, राव लूणकरण। कलयुग का कर्ण कौन है? राव लूणकरण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा है समुद्र, तीसरा है बीहड़, चौथा है पर्वत। कई मेरे जो दोस्त हैं वो करके आएंगे रेगिस्तान, जो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। फिर उनसे कुछ बोले होंगे वो करके आएंगे बीहड़, वो पूरा गलत हो जाएगा। फिर मैं करके आऊँगा पर्वत, मैं भी गलत हो जाऊँगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र। मरुस्थल में पहले क्या था? समुद्र था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई? पहला ऑप्शन है रानी उमादे, दूसरा ऑप्शन है चारुमती, तीसरा है कृष्ण कुमारी, चौथा है अहिल्या बाई। तो दोस्तों रूठी रानी तो एक ही बाई हुई थी अपने, रानी उमादे। कौन सी हुई थी? रानी उमादे। मालदेव की रानी थी दोस्तों ये। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके भाई बंधु साथी मित्र हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचाना। क्योंकि दोस्तों सरस्वती के ज्ञान का भंडार है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर आपके एक प्रयत्न से अगर कोई सफल होता है तो दोस्तों उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले आपको दुआ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए और हम आपका सहयोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। मालदेव के सेनापतियों जेता और कूपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है शेरशाह सूरी, तीसरा है अलाउद्दीन, चौथा है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना।